नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ हिंदी आदि अन्य किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, आज हम सरस्वती गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक सभी हिंदी साहित्य ग्रंथों का निचोड़ है। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है, जैसा भाग 2 में हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल का अध्ययन करेंगे। आज यहीं से शुरुआत करेंगे। आदिकाल की बात की जाए तो दोस्तों, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग इसका नाम दिया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल आदि नाम दिए हैं। दोस्तों, आदिकाल का आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और आदिकाल की समय सीमा की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से 1375 तक माना है। तो दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन देख लेते हैं। फैक्ट है दोस्तों, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अगला फैक्ट दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1000 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। दोस्तों, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। अगला फैक्ट, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। दोस्तों, उनके यहाँ रहते थे तो उनके चरित्र और गाथाओं का वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। प्रश्न यहाँ से बनता है, अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने पहले पिता गुहसेन का समय है। दोस्तों, विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। दोस्तों, गुहसेन तीनों भाषाओं के कवि थे। अगला फैक्ट, सिद्धों को उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। दोस्तों, पुरानी हिंदी नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा दिया गया है। अगला फैक्ट,
पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी पश्चिमी हिंदी का था। अगला फैक्ट, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों की आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। दोस्तों, गीत गोविंद जयदेव की रचना थी। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। दोस्तों, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो कि परीक्षाओं में बहुत आया हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर विद्यापति की बात की जाए तो विद्यापति इनकी रचना है पदावली, जो कि मैथिली भाषा में थी, और इनकी दो और रचनाएं मिलती हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि अवहट्ट भाषा में थी। दोस्तों, चलिए आगे महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। जो जीर्ण सासण भाषियों सो भई कहूँ सारु, जो जीर्ण सासण भाषियों सो भई कहूँ सारु, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारु। दोस्तों, ये पंक्ति है देवसेन, जो कि श्रावकाचार्य इसके लेखक हैं। ये श्रावकाचार्य का समय है 933 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों, श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगली पंक्ति पढ़ते हैं। पंडित साल सत बखाड़ई देहं रुद्ध बसंत न जाड़ई। पंडित साल सत बखाड़ई देहं रुद्ध बसंत न जाड़ई। अगली पंक्ति दोस्तों, अमड़ा गमड़ तेन बिकंडी तो भी ऋलज्जई भड़ई हऊ पंडी। अमड़ा गमड़ तेन बिखंडी तो भी ऋलज्जई भड़ई हऊ पंडी। दोस्तों, ये पंक्ति है सर्वहापा की, जो कि सर्वहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और इनकी रचना है दोस्तों दोहा कोश है। दोहा कोश सर्वहापा का समय 769 ईस्वी माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगली पंक्ति पढ़ते हैं। जय मन पवन न संचरई, जय मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश। जय मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश। अगली पंक्ति दोस्तों, तहिवत चित्त विषाम करूं सरेहें कही उवेश। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। जय मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, तहिवत चित्त विषाम करूं सरेहे कही उवेश। दोस्तों, ये भी सर्वहापा की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति, घोर आधारे चंद्रमणि जिमि उज्जों करे। घोर आधारे चंद्रमणि जिमि उज्जों करे, परम महासु ए सुकर्ण दुर्ई अशेष हरे। ये भी सर्वहापा की है दोस्तों। अगली पंक्ति, का तरवर पंच विडाल। दोस्तों, ये पंक्ति है लोईपा की। पंक्ति है का तरवर पंच विडाल। ये पंक्ति है लोईपा की। लोईपा को 84 सिद्धों में
84 सिद्धों में दोस्तों सबसे बड़े रहस्यवादी थे, सबसे बड़े रहस्यवादी थे। चलिए आगे अगली पंक्ति पढ़ते हैं। भाव न होई अभाव न जाई, भाव न होई अभाव न जाई। ये भी पंक्ति है लोईपा की। अगली पंक्ति दोस्तों, पंक्तियाँ एक बार पढ़ने में याद नहीं होती है, इनको बार बार, पंक्तियाँ हो चाहे रचनाएं, इनको बार बार पढ़ेंगे तभी याद होंगी। एक बार पढ़ने में काम नहीं बनेगा, इसलिए इनको बार बार पढ़ना चाहिए तभी याद होगी। अगली पंक्ति, सहजे थरकरी वारुणी सांग, सहजे थरकरी वारुणी सांध। दोस्तों ये है विरूपा की। अगली पंक्ति, एक अणकिंजयी मंत्रणा तंत, एक अणकिंजयी मंत्रणा तंत। ये कणहपा की है। अगली पंक्ति, हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे, हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे। सद्गुरु सद्गुरु पाओ पै जाई पुणु जिणउरा, सद्गुरु पाए जाए पुणु जिणउरा। दोस्तों ये भी कणहपा की है। अगली पंक्ति, भल्ला हुआ जो मारिया, भल्ला हुआ जो मारिया। ये है हेमचंद की पंक्ति। दोस्तों हेमचंद ने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। इनके व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अगली पंक्ति दोस्तों, पिय संगमी कहो निंदणी, पिय संगमी कहो निंदणी। ये भी हेमचंद जी की है। अगली पंक्ति, गंगा जमुना मांझे बही रेनाई, गंगा जमुना मांझे बही ने रेनाई। ये डोंबिपा की है। दोस्तों ये भी है सिद्ध कवियों में। अगली पंक्ति दोस्तों, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। यहाँ पर अगली पंक्ति पढ़ते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई। छोई जाई सो बाहा नाड़िया, छोई जाई सो बाहा नाड़िया। ये भी कणहपा की है। अगली पंक्ति, जिम लोण बिलज्जई, जिम लोण बिलज्जई पाणी यही, जिम लोण बिलज्जई पाणी यही। तिमि धरणी लय चित्त, जिम लोण बिलज्जई पाणी यही, तिमि धरणी लय चित्त। ये भी कणहपा की है। अब अगली पंक्ति देख लेते हैं। देसिल बहना सब्जन मिठा, तय तय सन जपाऊँ अवहट्टा। पंक्ति है दोस्तों, देसिल बहना सब्जन मिठा, तय तय सन जपाऊँ अवहट्टा। दोस्तों ये पंक्ति है विद्यापति की है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली पंक्ति, हिंदू बोले दुरही निकार, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटे तरुका भविकी मार। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटे तरुका भविकी मार। दोस्तों ये विद्यापति की है, जो कि कीर्तिलता नामक रचना से लिया गया है। ये कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में है। अगली पंक्ति, मनहु कला संसभान कला 1600 बनी, मनहु कला संसभान कला 1600 बनी। बिगसी कमल श्रृंग भ्रमर वेणु खंजन मृग लुट्टे, बिगसी कमल श्रृंग भ्रमर वेणु खंजन मृग लुट्टे। पृथ्वीराज रासो की है। दोस्तों ये चंद्रबरदाई का है, ये रचना है दोस्तों चंद्रबरदाई की, जो कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। महाकवि दोस्तों रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना जाता है और इनकी रचना को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों।
पंक्ति है बज्जी घोर निशान रान चौहान चहो दिस। पंक्ति पढ़ते हैं बज्जी घोर निशान रान चौहान चहो दिस। ये पृथ्वीराज रासो से है, जो कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगली पंक्ति उट्टीराज पृथ्वीराज बाग उट्टीराज पृथ्वीराज बाग मनो लग्ग वीर नट। उट्टीराज पृथ्वीराज राज बाग मनो लग्ग वीर नट। ये भी है पृथ्वीराज रासो से। अगली पंक्ति 12 बरस लय कुकर जिये 12 बरिस लय कुकर जिये ओ 13 लव जिये सियार। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों 12 बरिस लय कुकर जिये ओ 13 लव जिये सियार। बरिस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार। दोस्तों ये वीर रस प्रधान रचना है, जो कि जगनिक की है। परमाल रासो नामक रचना से ली गई पंक्ति है। और परमाल रासो की बात की जाए दोस्तों, तो दोस्तों परमाल रासो का रचना काल है 1173 ईस्वी। और इसका प्रकाशन दोस्तों चार्ल्स इलियट ने फर्रुखाबाद, जो कि चार्ल्स इलियट फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे। इसका प्रकाशन सन 1865 ईस्वी में प्रकाशन 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट द्वारा आलाखंड के नाम से किया गया था। आलाखंड के नाम से दोस्तों किया गया था चार्ल्स इलियट द्वारा। सॉरी दोस्तों 1865 ईस्वी में आलाखंड का प्रकाशन चार्ल्स इलियट द्वारा कराया गया था। इन्होंने किया नहीं था, करवाए थे। अगली पंक्ति पढ़ते हैं एक थाल मोती से भरा। पंक्ति है दोस्तों एक थाल मोती से भरा अमीर खुसरो की है। अगली पंक्ति एक नार ने अचरज किया। ये भी दोस्तों ये पंक्तियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आती ही रहती हैं, इसलिए इनको ज़रूर से पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगली पंक्ति गोरी सोवें सेज पर मुख पर डारें केस। पंक्ति है दोस्तों गोरी सोवें सेज पर मुख पर डारें केस, अमीर खुसरो की है। दोस्तों अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। इन्होंने 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा था। दोस्तों इन्होंने 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा था। अगली पंक्ति दोस्तों मेरा जुबना नमेलरा भयो है गुलाल। मेरा जुबना नमेलरा भयो गुलाल, ये भी अमीर खुसरो की है। अगली पंक्ति जेहाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया। पंक्ति है दोस्तों जेहाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, अमीर खुसरो की है। अगली पंक्ति सरस समंत समय भल पावली। दोस्तों ये विद्यापति की है, पदावली से है। काल कहल पिए सांझ हीरे जाइब मई मारु देश। काल कहल पिए सांझ हीरे जाइब मई मारु देश, विद्यापति की है, जो कि पदावली से लिया गया है। दोस्तों पदावली मैथिली बोली की रचना है। अगला फैक्ट पढ़ते हैं दोस्तों प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। अगला फैक्ट कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। नंबर 1 पुरानी अपभ्रंश का, नंबर 2 बोलचाल की देसी भाषा का। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। नंबर 1 पुरानी अपभ्रंश, नंबर 2 बोलचाल की भाषा। अगला फैक्ट गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोस्तों प्रश्न बनता है गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है, तो उत्तर यहाँ पर होगा प्राकृत का बोध होता है। अगला फैक्ट
दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। अगला फैक्ट, भरत मुनि तीसरी सदी ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। यहाँ पर प्रश्न बनता है नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो यहाँ पर होगा भरत मुनि की। अगला फैक्ट, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। अगला फैक्ट, 84 सिद्धों के नाम। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है दोस्तों सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो प्रश्न का उत्तर होगा सिद्धों की संख्या 84 थी। आइए विभिन्न इनमें 84 सिद्धों के नाम दिए हैं जो इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। लुइपा जो कायस्थ थे और लिलीपा, अगले सिद्ध कवि लिलीपा, फिर विरूपा डोम्भिपा जो कि क्षत्रिय वंश के थे। सबरपा ये भी क्षत्रिय थे। सबरपा दोस्तों सरहपा के शिष्य थे। अगले हैं सरहपा जो कि ब्राह्मण थे। सरहपा का समय दोस्तों 769 ईस्वी माना जाता है। 769 ईस्वी माना जाता है। अगले हैं कंकालिपा जो कि एक शूद्र सिद्ध थे। कंकालिपा शूद्र थे। मीनपा ये मछुआर थे। अगले हैं गोरछपा। अगले हैं चौरंगीपा जो कि राजकुमार थे। अगले हैं वीणापा ये भी राजकुमार थे। शांतिपा दोस्तों सिद्धों में ये ब्राह्मण थे। अगले 13वें तंतिपा ये तंतवाद से थे। 14वां चमारिपा ये एक चर्मकार थे। चमारिपा चर्मकार थे। अगले हैं खड़गपा ये दोस्तों शूद्र थे। 16वें नागार्जुन ब्राह्मण थे। 17वें कर्णपा जो कि एक कायस्थ थे। 18वें हैं कर्णरिपा। 19वें थगनपा ये शूद्र थे। ये नरोपा ब्राह्मण थे। शलीपा शूद्र थे। तिलोपा ब्राह्मण थे। क्षत्रपा शूद्र थे। भद्रपा ब्राह्मण थे। दोस्तों जल्दी से थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। दोखंदीपा अजोगीपा ये गृहपति थे। कालपा धोमीपा ये धोबी थे। कंकड़पा ये दोस्तों राजकुमार थे। कमारिपा डेंगीपा ब्राह्मण थे। भदेपा तंधेपा शूद्र थे। कुक्कुरीपा ब्राह्मण थे। कुत्सिपा शूद्र थे। धर्मपा ब्राह्मण थे। महीपा शूद्र थे। अचिंतपा लकड़हारा थे। भल्लपा क्षत्रिय थे। नलिनपा भुसुकीपा राजकुमार थे। इंद्रभूति राजा थे। मेकोपा वणिक थे। कुठालीपा कमरीपा लोहार थे। जलंधरपा ब्राह्मण थे। राहुलपा शूद्र थे। मेदनीपा दोस्तों इनको टाइम लगाकर पढ़ लेना। आगे पढ़ते हैं। अगला फैक्ट दोस्तों सिद्धों में सबसे पुराने सराह जो कि सरोज व्रज नाम भी था इनका। फैक्ट है दोस्तों सिद्धों में सबसे पुराने सराह जिनका नाम सरोज व्रज भी था दोस्तों। अगला फैक्ट महासुखवाद का प्रवर्तन व्रजयान शाखा में हुआ।
प्रश्न बनता है महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ, तो यहाँ पर उत्तर होगा ब्रजयान शाखा में। आगे पढ़ते हैं। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। अगला फैक्ट, गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है। अगला फैक्ट, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अगला फैक्ट, ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। अगला फैक्ट, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। प्रश्न यहाँ बनता है गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के किन भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया, तो पश्चिमी भागों में होगा। अगला फैक्ट, नाथों की संख्या 9 माना गया है। प्रश्न बनता है नाथों की संख्या कितनी थी, तो प्रश्न का उत्तर होगा नाथों की संख्या 9 है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। नाथों का क्रम, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन था। एक बार फिर से देख लेते हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन था। नाथों की संख्या दोस्तों 9 थी। अब आइए देखते हैं अपभ्रंश साहित्य के बारे में। दोस्तों अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है पतन या गिरा हुआ होता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ पतन, गिरा हुआ होता है। आगे देखते हैं अपभ्रंश साहित्य। अगला फैक्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनता है अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन थे, तो यहाँ पर होंगे स्वयंभू। तो एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था, तो यहाँ पर ये भी उत्तर होगा स्वयंभू। अगला फैक्ट, स्वयंभू 8वीं सदी लगभग 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू 8वीं सदी लगभग 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। अगला फैक्ट, स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। अगला फैक्ट, स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। स्वयंभू के कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 3 ग्रंथ। देख लेते हैं कौन कौन से। पौमचर्यु, नंबर 1 पौमचर्यु, नंबर 2 ऋट्ठिणेमचर्यु, नंबर 2 ऋट्ठिणेमचर्यु, नंबर 3 स्वयंभू छंद, नंबर 3 स्वयंभू छंद। अगला फैक्ट दोस्तों, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बनता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे सॉरी दोस्तों, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अगला फैक्ट, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा था।
स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा था? स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा था। अगला फैक्ट, स्वयंभू के पौमचर्य को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। दोस्तों प्रश्न बनता है पौमचर्य को किसने पूरा किया था? तो पौमचर्य को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। अगला फैक्ट, पौमचर्य में राम का चरित्र विस्तार मिलता है। पौमचर्य में किसका विस्तार मिलता है? पौमचर्य में राम का चरित्र का विस्तार से वर्णित है। अगला फैक्ट, शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसिंह सरोज दोस्तों शिवसिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी में हुई थी। शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो उत्तर होगा शिवसिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला फैक्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ था। यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ था। अगला फैक्ट, सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी में हुआ था। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ। अगला फैक्ट, पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं जान लेते हैं। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं जो कि इस प्रकार है: 63 महापुरुष गुणालंकार, दूसरी है राय कुमार चरियु, दूसरी है, तीसरी है जसहर चरियु। एक बार फिर से देख लेते हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार पहली है, दूसरी है राय कुमार चरियु, तीसरी है जसहर चरियु। अगला फैक्ट, पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है महापुराण नाम से किस रचना को जाना जाता है? तो उत्तर होगा 63 महापुरुष गुणालंकार को महापुराण नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट, महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है? 63 महापुरुषों का। अगला फैक्ट, पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अगला फैक्ट, पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया था। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अगला फैक्ट, अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई यानी कि चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई यानी कि चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। अगला फैक्ट, पुष्यदंत को ही भवभूति कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। अगला फैक्ट, शिवसिंह सेंगर ने पुष्य को भाखा की जड़ कहा। तो प्रश्न बनता है शिवसिंह सेंगर ने किसको भाषा की जड़ कहा है? तो उत्तर होगा शिवसिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। अगला फैक्ट, पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। तो प्रश्न यहाँ पर बनता पुष्यदंत ने स्वयं को किसकी उपाधि से विभूषित किया? तो उत्तर बनता है अभिमान मेर की उपाधियों से विभूषित किया।
अगला फैक्ट, हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, जो कि इस प्रकार है। चतुर्मुख, नंबर 2 स्वयंभू, नंबर 3 पुष्यदंत। अगला फैक्ट, स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। अगला फैक्ट, पद्धरि 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। पद्धरि 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा गया। इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा गया। अगला फैक्ट, पुष्यदंत ने मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्म भीम के सभा कवि थे। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्म भीम के सभा कवि थे। अगला फैक्ट, धनपाल वाक्यपति राज मुंज के कवि सभा रत्न थे। धनपाल वाक्यपति मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अगला फैक्ट, अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की थी। तो प्रश्न बनता है, भविष्यत कहा की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर उत्तर होगा धनपाल ने की थी। अगला फैक्ट, 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ, दोस्तों जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित उपदेश रसायन 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित उपदेश रसायन 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला फैक्ट, उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है। अगला फैक्ट, रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री सालभद्र सूरि थे। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो उत्तर होगा श्री सालभद्र सूरि, जो कि भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। अगला फैक्ट, उपदेश रसायन रास 80 पद्यों में नृत्य गीत रासलीला काव्य है। ये दोस्तों नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अगला फैक्ट, अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। अगला फैक्ट, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। दोस्तों देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। अगला फैक्ट, संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। दोस्तों विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है किसमें? संदेश रासक में, जो कि एक खंड काव्य है। अगला फैक्ट, विद्वानों ने उसका समय, इसका दोस्तों संदेश रासक का समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। अगला फैक्ट,
मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। मुनि राम सिंह ने जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कहे जाते हैं। अगला फैक्ट, डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर हीरालाल ने मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। अगला फैक्ट, मुनि राम ने पाहुण दोहा की रचना की है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, पाहुण दोहा की रचना किसने की? तो पाहुण दोहा की रचना मुनि राम सिंह ने की। अगला फैक्ट, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के जोइंदू से माना जाता है। अगला फैक्ट, जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, जो कि इस प्रकार है। पहली रचना है परमात्म प्रकाश, दूसरी है योगसार। अगला फैक्ट, जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत अपने ग्रंथ में 9 कवियों को शामिल किया, जो कि इस प्रकार हैं। पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्य दास, अगले हैं चंद्र, अगले हैं जगनिक, अगले हैं सारंगधर एवं जोधराज इत्यादि हैं। अगला फैक्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। अगला फैक्ट, हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। अगला फैक्ट, आचार्य के व्याकरण का नाम दोस्तों, आचार्य हेमचंद के बारे में बात की जा रही है। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। अगला फैक्ट, हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अगला फैक्ट, सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। अगला फैक्ट, हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। अगला फैक्ट, हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है, जो कि इस प्रकार, कुमार पाल चरित्र, अगली है योग शास्त्र, फिर इसके बाद प्राकृत व्याकरण, फिर इसके बाद छंदोनुशासन और इसके बाद देसी नाममाला कोश है। अगला फैक्ट, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्ट के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की। अगला फैक्ट, सोमप्रभ सूर्य गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। सोमप्रभ सूर्य गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। अगला फैक्ट, सोमप्रभ सूर्य ने कुमार पाल प्रतिबोध की सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्य मतलब चंपू काव्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। अगला फैक्ट, जैनाचार्य मेरतुंग ने संवत 1361 में जैनाचार्य
मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की। इसकी रचना की प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। अगला फैक्ट, प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। अगला फैक्ट, प्रबंध चिंतामणि में दूहा विधा में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विधा भी कहा जाने लगा। अगला फैक्ट, अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों, इससे पहले दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अगला फैक्ट,